हेलो फ्रेंड्स, मैं अनिता भास्कर आप सभी लोगों का अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करती हूं और 15 क्वेश्चन कंप्लीट करेंगे। और कुछ स्टूडेंट का अनुरोध है कि मैं करीब 25 क्वेश्चन कराऊं, तो नेक्स्ट वीक मैं 25 क्वेश्चन इसमें लाऊंगी। ठीक है। और आशा करती हूँ वीडियो आपको पसंद आएगी, क्वेश्चन आपको अच्छे लगेंगे। और वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करिएगा। चैनल पे अगर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें, जिससे आपको नई वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। ठीक है। और चलिए फर्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। और फर्स्ट क्वेश्चन है, अनुदान की मांग में प्रतीकात्मक यानी प्रतीक के रूप में कटौती प्रस्ताव का उद्देश्य होता है सरकार की विशेष नीति का विरोध, सार्वजनिक व्यय में किफायत का सुझाव, या कोई विशिष्ट शिकायत अभिव्यक्त करना, या सरकार को गिराना। तो जो कटौती प्रस्ताव होता है ये कोई विशिष्ट शिकायत अभिव्यक्त करना एक तरीके से। जैसे कि अनुदान की जो मूल मांगे होती हैं उसमें सहायक प्रस्तावों को क्या कहा जाता है? कटौती प्रस्ताव। जो सहायक प्रस्ताव होते हैं उसको कटौती प्रस्ताव कहा जाता है। ठीक है। और ये 3 प्रकार के होते हैं। एक होता है इसमें नि, निर्नुमोदन। ठीक है, निर्नुमोदन। दूसरा होता है इसमें निर्मुद्रण कटौती और मितव्यता कटौती और सांकेतिक कटौती। ठीक है, एक होता है मितव्यता। ठीक है, ये मितव्यता कटौती। और एक होता है सांकेतिक कटौती। ठीक है, ये 3 प्रकार के होते हैं। और इसमें कहा जाता है जैसे कि मांग की राशि में 100 रुपए की कमी की जाए, इस तरीके से। तो इस प्रस्ताव का उद्देश्य, जिसको कटौती प्रस्ताव के रूप में सर्वाधिक उपयोग किया जाता है, और यह है कि ऐसे विशिष्ट शिकायत व्यक्त की जाए, ऐसी विशिष्ट शिकायत व्यक्त की जाए जिसके लिए भारत सरकार क्या होती है? उत्तरदायी होती है। ठीक है, तो इसका ये मतलब होता है प्रतीकात्मक। नेक्स्ट है, संविधान को राज्य का आधारभूत कानून समझा जाता है क्योंकि उसमें सभी प्रस्तावों का समावेश होता है। कोई कानून उसके विपरीत नहीं बनाया जा सकता। यह सत्ता का स्रोत होता है। यह जन इच्छा को प्रतिबंधित करता है। ठीक है। और राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, यह सत्ता का स्रोत होता है। देखिए, सरल शब्दों में कहा जाए तो राज्य के संविधान की परिभाषा जैसा कि लिखित और अलिखित, ठीक है, नियमों और विनियमों के निकाय के रूप में की जा सकती है, लिखित और अलिखित। ठीक है। तो और जैसा कि की जाती है, और जिसके अनुसार सरकार का गठन होता है और वह कार्य करती है। और उत्तर यहाँ पे राइट हो जाएगा, सत्ता का स्रोत होता है। नेक्स्ट है, निम्न में से किन राज्यों को लोकसभा में समान स्थान प्राप्त है? आंध्र प्रदेश व पश्चिमी बंगाल, गुजरात व स्थान यानी लोकसभा में, और मध्य प्रदेश व तमिलनाडु, या पंजाब व असम। राइट ऑप्शन हो जाएगा आंध्र प्रदेश तथा पश्चिम बंगाल, दोनों को लोकसभा में 42 सीटें। आंध्र प्रदेश व पश्चिम बंगाल। ठीक है, कितनी सीटें हैं? 42 सीटें, 42। तो 42 सीटें प्राप्त है, जबकि गुजरात को इसमें 26, गुजरात को 26 सीटें, राजस्थान को 25 सीटें, और मध्य प्रदेश, ठीक है, मध्य प्रदेश को, एमपी को है 29, 29। तमिलनाडु, तमिलनाडु को है 39, और पंजाब को 13 तथा असम को 14 सीटें। पंजाब 13 और असम को 14 सीटें लोकसभा में। ठीक है, तो इस तरह इसमें यहाँ पे आंध्र प्रदेश और पश्चिम बंगाल, ठीक है, यहाँ दोनों जो है 42 सीटें हैं। राइट ऑप्शन नहीं हो जाएगा। फोर्थ क्वेश्चन है, राजनीति सामाजिक विज्ञान का वह भाग है जिसमें राज्य के आधार पर सरकार के सिद्धांत का विचार किया जाता है। यह कथन किसका? सीले, गार्नर, पॉल जेनेट, लीकॉक। राइट आंसर हो जाएगा पॉल जेनेट। देखिए, पॉल जेनेट एक फ्रांसीसी विचारक थे। ठीक है, फ्रांसीसी विचारक, थिंकर्स। ठीक है। और जिन्होंने राजनीति विज्ञान को सामाजिक विज्ञान का वह भाग माना है जो राज्य का आधार तथा सरकार के सिद्धांत से जुड़ा हुआ है। राज्य का आधार और सिद्धांत से जो है सरकार के सिद्धांत से जुड़ा हुआ है। और उन्होंने आगे कहा कि राजनीति विज्ञान का आर्थिक व्यवस्था तथा कानून से भी नजदीकी रूप में संबंध है। राइट ऑप्शन पॉल जेनेट। फिफ्थ क्वेश्चन है, राजनीति मूल्यों का आधिकारिक आवंटन है जो समाज में बाध्यकारी होते हैं। यह कथन किसका है? डेविड ईस्टन, गैब्रियल आमंड, फ्रेडरिक पोलक, आरजी गर्टिल।
राइट ऑप्शन हो जाएगा डेविड ईस्टन। डेविड ईस्टन ने राजनीति की व्याख्या करते हुए कहा है कि राजनीति मूल्यों का आधिकारिक आवंटन है। क्या कहा है? राजनीति जो है वो मूल्यों का आधिकारिक आवंटन है, और यहाँ बंटवारे का अर्थ व्यक्ति तथा समूहों में नीतिगत और भौतिक वस्तुओं का बंटवारा, यानी व्यक्ति तथा समूह, समूहों में नीतिगत और भौतिक। ठीक है, भौतिक, नीतिगत और भौतिक वस्तुओं का बंटवारा तथा आधिकारिक का अर्थ है कि उन बंटवारों का पालन करना। आधिकारिक का क्या मतलब? उन बंटवारों का पालन करना। ठीक है, तो राइट ऑप्शन यहाँ पे ऑप्शन ए डेविड ईस्टन ने कहा है। नेक्स्ट है सूची फर्स्ट और सेकंड, शास्त्र और विषय वस्तु को मिलान करना है। दर्शन शास्त्र, स्तरीकरण, समाज शास्त्र, मन, अर्थशास्त्र, शक्ति, राजनीति विज्ञान, व्यापार। ठीक है, मिलान करेंगे, क्या हो जाएगा? ए का 2 हो जाएगा, दर्शन शास्त्र मन। बी का समाज शास्त्र स्तरीकरण, समाज शास्त्र स्तरीकरण। अर्थशास्त्र क्या हो जाएगा? व्यापार। ठीक है, राजनीति विज्ञान शक्ति। ठीक है, राइट ऑप्शन यहाँ पे क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा। देखिए, समाज शास्त्र किसकी बात करता है? स्तरीकरण की बात करता है। ठीक है, ये किसकी बात करता है? स्तरीकरण की बात करता है समाज शास्त्र। जबकि राजनीति शास्त्र कैटलिन ने कहा है, ठीक है, कैटलिन, इन्होंने कहा है कि समाज राजनीति शास्त्र समाज शास्त्र है, और मार्गेंथ्यू ने राजनीति को शक्ति के रूप में संघर्ष बताया है। ठीक है, और वहीं स्ट्रॉस ने दर्शन शास्त्र में मूल्यों पर बल दिया है, और इसमें मूल्यों पर बल दिया जाता है, और अर्थशास्त्र जैसा कि उत्पादन और उपभोग की एक तरीके से जो है ये संबंधित है। तो यहाँ पे राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा। 7 क्वेश्चन है, राजनीति विज्ञान में व्यवहारवाद एक प्रवृत्ति थी जिसने राजनीति विज्ञान को मानव प्रकृति पर आधारित किया। बी है, राजनीति विज्ञान को प्राकृतिक विज्ञान में बदलने का प्रयत्न किया, शक्ति की अवधारणा को प्रक्रिया की अवधारणा के रूप में अस्वीकार किया। ठीक है, और डी है, व्याख्या को प्रतिमाओं के लिए प्रतिस्थापित किया। राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, राजनीति विज्ञान को प्राकृतिक विज्ञान में बदलने का प्रयत्न किया। देखिए, चार्ल्स ई मरियम, किलपैट्रिक और डेविड ईस्टन। ठीक है, चार्ल्स ई मरियम, उसके बाद दूसरे हैं क्रिक पैट्रिक, तीसरे आते हैं इसमें डेविड ईस्टन। ठीक है, तो डेविड ईस्टन को राजनीति शास्त्र में व्यवहारवाद का क्या इन लोगों को कहा जाता है? प्रणेता। ठीक है, प्रणेता और के रूप में माना जाता है। और डेविड ईस्टन ने अपने लेख माला द करंट मीनिंग ऑफ बिहेवियरलिज्म 1967, ठीक है, इनकी जो क्या थी, लेख माला द करंट मीनिंग, ठीक है, द करंट मीनिंग ऑफ बिहेवियरिज्म। ठीक है, बिहेवियरलिज्म। ठीक है, तो इन्होंने इसमें कब की है ये? 1967, 1967 में राजनीति विज्ञान में वैज्ञानिकता की समाप्ति करते हुए इसे प्राकृतिक विज्ञान के समकक्ष ला दिया, और ईस्टन ने व्यवहारवाद के 8 मुख्य बौद्धिक आयाम इन्होंने बताए हैं। ठीक है, तो राइट ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन बी, राजनीति विज्ञान को प्राकृतिक विज्ञान इसमें विज्ञान में बदलने का प्रयास किया, और ये इसमें डेविड ईस्टन का नाम आता है। ठीक है, और इनकी बुक है लेखमाला द करंट मीनिंग ऑफ बिहेवियरलिज्म 1967। नेक्स्ट है, इनमें से किसने राजनीति विज्ञान का मनोविज्ञान के साथ अध्ययन करने पर बल दिया है? एसएम लिपसेट, वाल्टर वेजहार्ट, बार्कर, लास्की। राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है, ऑप्शन बी हो जाएगा मरियम, वाल्टर बेजहार्ट, ठीक है, ग्राहम क्लास,
लासवेल इत्यादि जो विचारक हैं, इन्हें विचारकों ने राजनीति में मनोविज्ञान के अध्ययन पर इन्होंने बल दिया। ठीक है, राजनीति में मनोविज्ञान के इनके अलावा और कौन कौन है इसमें है मरियम, वाल्टर वेजहॉर्ट तो है ही है, मरियम भी है और ग्राहम वालिस है और लासवेल भी है। ठीक है, इसमें लासवेल भी। और इन लोगों ने किस पर बल दिया? इन लोगों ने बल दिया मनोविज्ञान के अध्ययन पर इन्होंने बल दिया राजनीति में। और तथा वे कहते हैं कि इससे राजनीतिक जो व्यवहार है, ठीक है, राजनीतिक व्यवहार, तो जो राजनीतिक व्यवहार है उसका क्या होगा? राजनीतिक व्यवहार का पता लगाया जा सकता है। ठीक है, उसे जाना जा सकता है। और यह किसी भी राजनीतिक समूह के अध्ययन के लिए आवश्यक है, यानी कोई भी राजनीतिक समूह है उसके लिए क्या है, ये आवश्यक है। तो राइट ऑप्शन बी इसमें वाल्टर बेज है, लासवेल और मरियम, इसमें वाल्टर आते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है राज्य एक आवश्यक बुराई है। यह वक्तव्य राज्य के अराजकतावादी सिद्धांत से संबंधित है, व्यक्तिवादी सिद्धांत से संबंधित है, या मार्क्सवादी सिद्धांत संबंधित है, या नव उदारवादी सिद्धांत संबंधित है। और राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, व्यक्तिवादी। राज्य एक आवश्यक बुराई है। ठीक है, व्यक्तिवादियों ने राज्य के नकारात्मक सिद्धांत को प्रतिपादित किया और कहा कि राज्य का कार्य केवल कानून और व्यवस्था बनाना है। ठीक है, और राज्य का कार्य हस्तक्षेप करना नहीं है। ठीक है, कार्यों में इंटरफेयर करना, हस्तक्षेप करना नहीं है। ठीक है, और इन्होंने कहा कि इसके प्रमुख जो विचारक हैं इनमें आते हैं एडम स्मिथ आते हैं, माल्थस रिकार्डो आते हैं और हर्बर्ट स्पेंसर भी आते हैं। ठीक है, हर्बर्ट स्पेंसर भी आते हैं और उनका मानना है कि इसकी आवश्यकता इसलिए है क्योंकि यह मानवीय समाज में उत्पन्न होने वाले जो झगड़े आदि होते हैं उनका ये निपटारा करता है और व्यक्ति को क्या करता है, सुरक्षा प्रदान करता है राज्य, इसलिए आवश्यक है क्योंकि ये व्यक्तियों की सुरक्षा करता है। ठीक है, और इसलिए क्या है, ये आवश्यक है। लेकिन इसमें बुराई क्या है? बुरा इसलिए है क्योंकि राज्य द्वारा नियंत्रण अथवा राज्य की इच्छा का पालन व्यक्ति की स्वतंत्रता में बाधक है। यानी हम राज्य में अगर रहते हैं तो हमें क्या करना होता है, राज्य की जो इच्छा होती है, कानून मान लीजिए, जो कानून होता है उसका हमें पालन करना होता है कि नहीं करना होता है? करना होता है। तो एक तरीके से हम नहीं भी करना चाहे तो हमें वो करना पड़ता है क्योंकि वो हम पर नियंत्रण है और हमारी स्वतंत्रता में वो बाधक है। तो इसलिए इन्होंने कहा कि अच्छा राज्य आवश्यक इसलिए है कि क्योंकि वह जो है कानून व्यवस्था बनाने में मदद करता है, व्यक्तियों की सुरक्षा करता है आदि। लेकिन बुराई इसलिए है क्योंकि वह व्यक्तियों की स्वतंत्रता जो है उसमें वो बाधक है, तरह तरह के कानून बना के उनके व्यवहार को, उनके जो है स्वतंत्रता को क्या करता है, राज्य प्रतिबंध लगा देता है और प्रतिबंधित करता है। ठीक है, और जो है राइट ऑप्शन यहाँ पे बी हो जाएगा। और बाकी अराजकतावादी इसे अनावश्यक बुराई मानते हैं, ये तो कहते हैं कि अनावश्यक बुराई, इसकी आवश्यकता ही नहीं है। और जैसा कि मार्क्सवादी सिद्धांत है और ये इनका तो कहना है कि पूंजीपति वर्ग होता है, दो वर्ग होता है, राज्य की आवश्यकता नहीं है, एक तरीके से भी कहते हैं। ठीक है, तो राइट ऑप्शन यहाँ पे बी हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सी उदारवादी आंदोलन की प्रमुख अवधारणा नहीं है? व्यक्ति स्वतंत्र, विधि का शासन, शक्तिशाली राज्य, राजनीतिक अधिकार। राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी। ठीक है, शक्तिशाली राज्य। देखिए उदारवाद के जनक जो है वो जॉन लॉक माने जाते हैं, कई बार मैंने बताया भी है। ठीक है, तो जॉन लॉक माने जाते हैं और इनको कहा जाता है, जॉन लॉक के अनुसार राज्य की सत्ता क्या होनी चाहिए, सीमित होनी चाहिए। राज्य की जो सत्ता है वो सीमित होनी चाहिए और जो है कार्यकारिणी की शक्ति विधानमंडल के अधीन होनी चाहिए। और लॉक ने एक संवैधानिक सरकार की बात की थी तथा शक्तिशाली राज्य के सिद्धांत को इन्होंने निरर्थक बताया था। ठीक है, तो ये अवधारणा इसलिए नहीं है शक्तिशाली राज्य, इसको इन्होंने क्या बताया था, निरर्थक बताया था। और एक संवैधानिक सरकार की बात इन्होंने की थी, संवैधानिक सरकार की, जॉन लॉक। राइट ऑप्शन सी। मार्क्सवादियों का कथन है कि राज्य वर्ग संघर्ष पर आधारित है, राज्य केवल श्रमिकों का प्रतिनिधित्व करता है, सी है राज्य संपूर्ण व्यक्ति समाज का प्रतिनिधित्व करता है, और डी है राज्य शक्ति पर आधारित है। राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए। राज्य एक ऐसा यंत्र है जो एक वर्ग के आधिपत्य को बनाए रखता है और तथा सुदृढ़ करने में उसे क्या करता है, सहायक होता है।
और मार्क्सवादी राज्य को वर्ग अधिपत्य का साधन मानते हैं। क्या मानते हैं? वर्ग अधिपत्य का साधन, क्योंकि इनके अनुसार दो ही वर्ग होता है, पूंजीपति वर्ग और मजदूर वर्ग, श्रमिक वर्ग। और पूंजीपति वर्ग क्या करता है? वो उनपे शासन करता है और खुद अमीर बनता चला जाता है और वो और गरीब हो जाते हैं। तो इनका कहना है कि राज्य समाज में केवल एक वर्ग का यंत्र है। ठीक है, और ये शोषण मानते हैं कि राज्य जो है शोषण का यंत्र है, शोषण का साधन है। ठीक है, ये मानते हैं मार्क्सवादी। 12 क्वेश्चन है, निम्नलिखित साधनों में से किसने माना कि राज्य वर्ग विरोध विसंगतियों की उपज तथा अभिव्यक्ति है? अराजकतावादी सिद्धांत, मार्क्सवादी लेनिनवादी सिद्धांत, विकासवादी सिद्धांत, गिल्ड समाजवादी सिद्धांत। और राइट ऑप्शन इसका हो जाएगा ऑप्शन बी, मार्क्सवादी लेनिनवादी सिद्धांत। देखिए, राज्य का मार्क्सवादी सिद्धांत इस आधार को अस्वीकार करता है। क्या करता है? अस्वीकार करता है कि राज्य एक न्यायधारी अथवा पूरे समाज का प्रतिनिधि है। मार्क्सवादी राज्य को अस्थायी संस्था के रूप में स्वीकार नहीं करते हैं। ठीक है, ये अस्थायी संस्था के रूप में स्वीकार नहीं करता है मार्क्सवादी, और ये बल्कि इसे एक ऐसी संस्था कहता है मार्क्सवाद कि समाज में वर्ग विरोधों को सुदृढ़ करके आर्थिक दृष्टिकोण को कमजोर वर्ग या शोषण का यंत्र, जैसा कि मैंने बताया, शोषण का यंत्र मानता है। ठीक है, तो मार्क्सवादी लेनिनवादी सिद्धांत। नेक्स्ट है, समाजवादी सिद्धांत निम्नलिखित में से किसका समर्थन नहीं करता है? उत्पादन के साधनों का राजकीय नियंत्रण, उत्पादन का सामाजिक आवश्यकताओं पर आधारित होना, समाज सेवा का उद्देश्य, स्वतंत्र तथा मुक्त प्रतिद्वंदिता। ठीक है, राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी, स्वतंत्र तथा मुक्त प्रतिद्वंदिता। समाजवादी राज्य स्वतंत्र तथा मुक्त प्रतिद्वंदिता का विरोध करता है। ठीक है, तथा कहता है कि उत्पादन के साधनों पर राज्य का नियंत्रण होना चाहिए। राज्य का नियंत्रण होना चाहिए उत्पादन के जो साधन है, और उत्पादन का उद्देश्य लाभ कमाना नहीं बल्कि क्या होना चाहिए? जन कल्याण, लोगों का कल्याण होना चाहिए। ठीक है, और स्वतंत्र तथा मुक्त प्रतिद्वंदिता का समर्थन उदारवादी प्रजातांत्रिक राज्य करता है। राइट ऑप्शन स्वतंत्र मुक्त प्रतिद्वंदिता। 14 क्वेश्चन है, मार्क्सवादी समाजवाद के अनुसार समाजवादी चरण में राज्य पूरी तरह अनावश्यक है, आवश्यक है, किसी भी वर्ग की विचारधारा का प्रतिनिधित्व नहीं करता, समाप्त कर दिया जाता है। राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन इसका डी, समाप्त कर दिया जाता है। इस चरण में अब आर्थिक व्यवस्था में या उत्पादन के साधन में परिवर्तन होता है मार्क्सवादी समाजवाद के अनुसार, और तथा निजी संपत्ति का क्या होता है? उन्मूलन, खत्म एक तरीके से, तथा स्वमेव ही स्वयं का लोप हो जाता है। राज्य का क्या हो जाता है? जब उन्मूलन हो जाए, राज्य का क्या हो जाएगा? लोप हो जाएगा, विलीन हो जाएगा एक तरीके से। ठीक है, और एक वर्गहीन क्या होगा फिर? एक वर्गहीन, कोई भी वर्ग नहीं होगा, एक वर्गहीन समाज की स्थापना हो जाती है ऐसे। तो ये समाजवादी चरण में पूरी तरीके से क्या है, इनको राज्य समाप्त कर दिया जाता है इनके अनुसार। 15 तथा लास्ट क्वेश्चन है, समाजवादी सिद्धांत निम्नलिखित में से किसका समर्थन नहीं करता? उत्पादन के साधनों पर राजकीय नियंत्रण, समाज सेवा का उद्देश्य, उत्पादन का सामाजिक इकाइयों पर आधारित होना, निर्बाध तथा उन्मुक्त प्रतिद्वंदिता। 15 और लास्ट क्वेश्चन है, और यहाँ पे जो राइट ऑप्शन होगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी, निर्बाध तथा उन्मुक्त प्रतिद्वंदिता। देखिए, उदारवादी सिद्धांत निर्बाध तथा उन्मुक्त प्रतिद्वंदिता की वकालत करता है। ठीक है, उदारवाद उद्योगवाद का प्रवक्ता है। ठीक है, इसका प्रवक्ता है, और वही समाजवाद उत्पादन के साधनों पर राज्य के नियंत्रण की बात करता है, और समाजवाद निजी संपत्ति का, जो निजी संपत्ति है उसका उन्मूलन चाहता है, यानी कोई पर्सनल संपत्ति जो है उसका ये उन्मूलन करना चाहता है, उसे समाप्त करना चाहता है। तो निर्बाध तथा उन्मुक्त प्रतिद्वंदिता किसका समर्थन नहीं करता है? ये उत्पादन के साधनों पर राजकीय नियंत्रण चाहता है, समाज सेवा का उद्देश्य चाहता है, और उत्पादन की सामाजिक इकाइयों पर आधारित होना चाहता है समाजवादी सिद्धांत। और 15 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं, और आशा करती हूँ वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो लाइक शेयर कमेंट प्लीज जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।